नमस्कार, मैं हूं जयदीप कर्णिक और आज हम बात करेंगे ममता बंदोपाध्याय यानी ममता बनर्जी की। हाँ जी, वो ममता बनर्जी जो खेला होवे के नारे के साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी ही जमीन पर ऐसी हुंकार भरते हुए अपनी सरकार को बनाकर ले गई, जिसके खिलाफ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। पूरा जोर लगाने के बाद भी 77 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी, जो 1975 में जयप्रकाश नारायण के नाम से विख्यात नेता की कार पर कूदकर नाच करने के बाद पूरे देश की राजनीति में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गई थी, वो ममता बनर्जी जो अपने गुस्से, अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती हैं, वो ममता बनर्जी जिनकी आवाज बहुत तेज है और उनके भाषणों के स्वर का डेसिबल नामा जाता है। यह बहुत दिलचस्प बात आपको बता दूं, इसके पहले कि हम उनकी हालिया राजनीति पर आएं। ममता बनर्जी ने 2021 में दिसंबर में एक चुनावी सभा में इतनी जोर की आवाज में भाषण दिया कि उसका जो स्वर है वो 100 डेसिबल तक चला गया। तो 100 डेसिबल की आवाज में भाषण देने वाली ममता बनर्जी इस वक्त उतना जोर से नहीं चिल्ला पा रही। वो इसलिए नहीं चिल्ला पा रही है कि उनके करीबी मंत्री पार्थो चटर्जी जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में फंसे हुए हैं। पार्थो की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जितना नकद, जितना सोना और जितने डॉलर मिले हैं, उसको देखकर केवल ईडी ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश का हर वो आदमी हैरान है जो 2 पैसे की जुगाड़ में अपना पूरा दिन गुजार देता है। जब किसी के घर से 50-50 करोड़ रुपए का कैश मिलता है तो ऐसा लगता है कि राजनीति के तहत ही सही कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का खुलासा तो हो रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में सवाल केवल एक पक्ष का नहीं है। जब से ये खेला होबे 2011-12 के बाद से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में शुरू हुआ है, वो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस जो कभी मिलकर भी साथ में आए थे, केंद्र में सरकार बनाई, सब कुछ किया, उन दोनों के बीच में जब आपस में दरार पड़ गई तो वो दरार इतनी गहरी होती चली गई कि वो लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 4 अगस्त 2022 को ममता बनर्जी दिल्ली आई। वो दिल्ली इसलिए आई हैं कि 5 अगस्त के दिन उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। वो नरेंद्र मोदी और वो ममता बनर्जी जो लगातार एक दूसरे पर आक्रमण करने का, हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनकी इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होने वाली ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत गहमा गहमी रही। विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जब यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, वो यशवंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा होने के बाद भी अलग हो गए, वो यशवंत सिन्हा जिनके बेटे जयंत सिन्हा अभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, वो यशवंत सिन्हा जिनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा नजर आया। और लेकिन जब आदिवासी राष्ट्रपति का कार्ड केंद्र की भाजपा सरकार ने चल दिया तो सारा विपक्ष सख्ते में आ गया, विपक्ष में तोड़फोड़ हुई और यही कारण है कि बहुत सारी क्रॉस वोटिंग भी हुई। लेकिन इस क्रॉस वोटिंग में भी आदिवासियों का साथ देने की कोशिश करती हुई दिखाई देने वाली ममता बनर्जी आखिरकार पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू का कभी समर्थन नहीं कर पाई। एक महिला मुख्यमंत्री, एक तेजतर्रार मुख्यमंत्री, महिला हकों की बात करने वाली ममता बनर्जी उन द्रौपदी मुर्मू के साथ जो आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत जीवन संघर्ष भी बहुत ही दुख भरा है, और उन कांटों भरे रास्तों पर चलकर एक आदिवासी महिला जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती है और उसका भी अपनी राजनीतिक टकराव के चलते, राजनीतिक स्वार्थ के चलते जब आप समर्थन नहीं कर पाते हैं, तो सोचने वाली बात यह होती है कि आखिर क्या राजनीति हिंदुस्तान के उस संवैधानिक शक्ति से भी बड़ी है जो एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका देती है। तो इसीलिए जब इन 2 महिलाओं की मुलाकात होगी जिन्होंने अपने संघर्ष के बूते, अपनी राजनीति के बूते बड़े मकाम हासिल किए हैं, एक लगातार बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर कायम है और तमाम चुनौतियों के बीच भी आखिर उन्होंने 2021 का चुनाव जीत ही लिया है, वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाली हैं। इसके अलावा 7 अगस्त को वो योजना नीति आयोग की बैठक में भी भाग लेंगी। नीति आयोग की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहीं से देश की नीतियां, देश के विकास कार्य, केंद्र से राज्यों को मिलने वाला पैसा, इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। एक और बड़ी बहस का मुद्दा जीएसटी भी होगा। जीएसटी को लेकर अभी लगातार देश में चर्चा का माहौल गर्म है। कांग्रेस भी
तमाम जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, उसके बीच महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि जब से पैकेट बंद ब्रेड, दही और ऐसी अन्य चीज़ों पर 5% से अधिक जीएसटी लगना शुरू हो गया है, तभी से ये मुद्दा बहुत गर्म है। केंद्र सरकार का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सारे ही राज्य शामिल होते हैं और राज्यों में विपक्ष के राज्य भी शामिल हैं। अगर विपक्ष के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध नहीं किया या इसको सहमति प्रदान की है, तो अकेला केंद्र इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की जो मुलाकात होगी, उसमें जीएसटी भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है। इसके अलावा 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा खेला चल रहा है, उसके पीछे उससे भी कहीं बड़ी राजनीति है जो दिखाई देती है। एक बड़ा तथ्य ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास अब केवल 71 विधायक रह गए हैं। वो इसलिए कि 5 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को अपना लिया है। ऐसे में जब यह भगदड़ तेज होती हुई दिखाई दी, तब भारतीय जनता पार्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अस्त्र नजर आया। वो अस्त्र इसलिए नजर आया कि जो 5 छोड़ के गए हैं, इसके अलावा 2 अन्य विधायक जो सांसद का चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद अपनी सीटें वो नहीं बचा पाए और उन सीटों पर उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वैसे ही 77 सीटें जीतना मुश्किल था, तमाम प्रचार ताकत और सब कुछ शक्ति लगा देने के बाद भी अगर 77 सीटें मिली हैं और अगर लोगों को लगता है कि आगे भी भाजपा का भविष्य नहीं है और तृणमूल से डरकर या तृणमूल के प्रभाव में आकर ये विधायक भाजपा का साथ छोड़ते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। बड़ी बात यह है कि ये ईडी वाला जो खेल है वो एक तरफा नहीं है। जहां केंद्र सरकार के पास ईडी का अस्त्र है, वहीं राज्य की सरकार के पास सीआईडी का अस्त्र है और दोनों ही इस अस्त्र का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रहे हैं। कैसे? कृष्ण कल्याणी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर आए थे रायगंज सीट से चुनाव जीतकर, उन्होंने जब अक्टूबर में भाजपा छोड़ी और तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, तो ममता बनर्जी ने भी खुली दिल से उनका स्वागत करते हुए उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इन्हीं कृष्ण कल्याणी की जो कल्याणी सॉल्वेंट है, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिल चुका है। तो जहां एक तरफ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीआईडी का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? भाजपा के एक विधायक हैं नीलाद्री शेखर दाना। इस वक्त सीआईडी नीलाद्री शेखर दाना की बेटी से पूछताछ कर रही है और राज्य सरकार ने सीआईडी के मार्फत यह आरोप लगाया है कि नीलाद्री शेखर दाना ने अपने दबाव प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को नौकरी दिलवाई है। इसका मतलब तुम डाल तो हम पात, जिसके पास जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल होगा। शक्ति के इस्तेमाल के जरिए ही कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो भगदड़ मची और जो अचानक सिलसिला शुरू हुआ था विधायकों के पलायन का और तृणमूल कांग्रेस में जाने का, उसको रोका जाए और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं क्योंकि इस तरह की कोई खबरें नहीं आ रही हैं। वहीं जब ममता बनर्जी की सरकार को यह समझ में आया कि हमें भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम भाजपा के विधायकों पर दबाव बना सके, तो उन्होंने सीआईडी का उपयोग कर लिया। बड़ा सवाल, सोचने वाला सवाल ये कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं, केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, राज्य की जो एजेंसियां हैं, राज्य की जो शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल केवल राजनीतिक हित के लिए क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो सरकार सत्ता में है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, वो अपने ही दल के लोगों के खिलाफ, इसलिए नहीं कि वो दूसरे दलों में जा रहे हैं, छापेमारी करे, जांच करे और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को लेकर कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार को सामने लाया जाए, तब इन एजेंसियों के उपयोग ज्यादा सही साबित होगा। फिलहाल निकट भविष्य की भारतीय राजनीति में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता और तब तक एजेंसियों के दुरुपयोग का यह खेला चलता रहेगा। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि वो ममता बनर्जी जो 100 डेसिबल की आवाज में तेजी से भाषण दे सकती है, ऊंची आवाज में, वो दिल्ली में आकर, देश की राजधानी में आकर किस तरह का खेला करती हैं। क्या वो समूचे विपक्ष के प्रतिनिधित्व वाली अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाती हैं या फिर फिलहाल तो जिस तरह की कार्रवाई पार्थो चटर्जी के खिलाफ हुई है और जिस तरह की नकदी मिली है, उसने तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा किया है। बहुत सारे लोग जो ये मानते थे कि नहीं, ममता बनर्जी सिद्धांतों की राजनीति करती हैं, चाहे कितना ही आरोप लगा लें, चाहे वो कितना ही चिल्लाती हों, इस तरह के भ्रष्टाचार में तृणमूल कांग्रेस नहीं लिप्त हो सकती। उन सब सोचने वालों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हाल ही में जो कुछ बंगाल में हुआ उसने लगाया है और मन में अपने कहीं कोने में ममता बनर्जी के प्रति संवेदना रखने वाले, ममता बनर्जी के प्रति सहानुभूति रखने वाले और ममता बनर्जी का समर्थन करने वाले सारे लोग
ये सोचते हैं कि अगर ममता बनर्जी की नाक के नीचे भी इस तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है कि लोग अपने घरों में 50-50 करोड़ से ज़्यादा नकद और पूरा जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ के बाहर जाता दिखाई दे रहा है, तो अगर 100 करोड़ का इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए ईडी की जरूरत क्यों पड़ गई? खुद ममता बनर्जी ने इस तरह की घटनाओं को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हम राजनीति का वो स्तर छू पाएंगे जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं? जरा सोचिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।